वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज़ 2020। तो अगर आपने मेटाबॉलिज्म का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी देख लिया है तो आज का पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी हमने पहले पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, PDH कॉम्प्लेक्स और TCA साइकिल, हम सबको जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। पहले 1-2 मिनट के अंदर समराइज़ करेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से जो हमको मॉलिक्यूल्स मिले थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म थर्ड में आपको बताया था कि जो NADH और FADH2 हमको TCA साइकिल से मिलता है ना। TCA साइकिल से जो NADH FADH2 मिलता है ये भी ATP के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि एक one NADH इज़ इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP एंड 1 FADH2 इज़ इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP। तो कैसे FADH2 से ATP में कन्वर्जन होता है और FADH2 से NADH से ATP में कन्वर्जन होता है और FADH2 से ATP में कन्वर्ट होता है। तो ये इस कन्वर्जन को पढ़ेंगे, ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म का पार्ट 4, है ना। आज चलो स्टार्ट करने से पहले फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने ये वाला डायग्राम अगर आपको याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो आपको 2 पायरुवेट मिलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 ATP और 2 NADH रिलीज़ होते हैं, है ना। उसके बाद 2 पायरुवेट से PDH कॉम्प्लेक्स की हेल्प से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं ना। तो पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A with the help of PDH complex and here 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिलीज्ड एंड 2 NADH आर ऑल्सो रिलीज्ड, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A आपका एंटर करता है TCA साइकिल में और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करते हैं और टोटल जो NADH निकलता है वो निकलता है 6 NADH, 2 ATP एंड 2 FADH2 और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, है ना। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, है ना। ये तो इसके डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में TCA साइकिल में क्या निकलता है, NADH कितने, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 3 NADH और 1 FADH2, है ना, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 6 NADH और 2 FADH2। तो TCA साइकिल में आपका निकलता है 6 NADH और 2 FADH2 और 2 ATP। तो कैसे ये NADH और FADH2 TCA साइकिल से जब रिलीज़ हो जाता है तो इसका आगे क्या होता है, ठीक है, वही पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 होते हैं, NADH और FADH2 जो होता है वो होता है आपका रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये क्या होते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, मतलब ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को कैरी करके रखते हैं कुछ देर तक, ठीक है। कब तक, जब तक कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता, है ना। तो जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। किसी का भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NADH और FADH2 का जो कि TCA साइकिल से रिलीज़ हुए थे, इनका ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, रिलीज़ हो गए। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब देखो सबसे पहले NADH और FADH2 आपके क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। आपको पता है कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी उनके पास होती है तो वो किस टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो NADH और FADH2 जब रिड्यूस्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, NADH और FADH2 जब रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या क्या है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म है NADH और FADH2, और ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो NADH है ये अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये जो FADH2 है ये अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मैंने आपको बताया, है ना। तो जब ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, प्लस प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं और H2O रिलीज़ होता है, H2O फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस में आपका रिलीज़ होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या रिलीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या, कौन सा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि
ऑक्सीडेशन से क्या होता है, NADH का कन्वर्जन हो जाता है NAD पॉजिटिव में। तो ये है आपका ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी ये है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है NADH? NADH आपका है रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। उसी तरह सेम जो FADO2 होता है वो होता है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये जो FAD पॉजिटिव होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स के द्वारा, है ना। कौन से प्रोटीन के द्वारा? वो प्रोटीन जो कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, और वो प्रोटीन्स किसका पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। समझ में आ रहा है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, इनका क्या होता है कि इनको एक्सेप्ट कर लेते, ये फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये फाइनली पहुँचते हैं आपके पास ऑक्सीजन के पास, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना वो आपका होता है, वो क्या होता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। आपको पता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट कैसे करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन तक पहुंचते कैसे हैं, वही हम पढ़ेंगे। तो पहुंचते किसके थ्रू हैं? पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए उनका ट्रांसपोर्ट हुआ किसके थ्रू? एक चेन के थ्रू, ठीक है। उस चेन में बहुत सारे प्रोटीन होंगे, वो प्रोटीन से एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फाइनली पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और वो प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वो प्रेजेंट हैं आपके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये है आपके वो प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ इस पर, ठीक है। अब ये तो आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे, अब इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब NADH का और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से बहुत सारी अमाउंट में फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है और उस फ्री एनर्जी की हेल्प से आपका फॉर्मेशन होता है किसका? ATP का। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? NADH और FADH2 का, और फॉर्मेशन हो रहा है ATP का। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 is used in the formation of ATP. Free energy released during oxidation of NADH and FADH2 is used in the formation of ATP. तो ऑक्सीडेटिव आपका आया यहाँ से ऑक्सीडेशन से, और फॉस्फोराइलेशन आया आपका यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ATP से, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके बाद चलते हैं कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ये होता है आपका दो स्टेप में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। दोनों स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है आपका? पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। दूसरा स्टेप है आपका केमी ऑस्मोसिस, ठीक है, केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम कि पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको एक बार और एक नए तरीके से वापस सब कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद हो तो कहानी की शुरुआत हुई थी मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 में, जब हमने ग्लूकोज की बात की थी, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और इस स्टोरी का जो एंड होने वाला है उसकी शुरुआत हुई थी ग्लूकोज से, ठीक है। तो ग्लूकोज था
सेल के बाहर प्रेजेंट, ये मान लो आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत हुई थी आपकी ग्लूकोज से। ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन का मतलब सेल से बाहर, ठीक है, तो ग्लूकोज अभी कहाँ प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। और क्या होता है कि ग्लूकोज सेल में पहले एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ GLUT, ग्लूट बोलते हैं इसको, जिसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो आप, है ना, बोलते हैं, बोल सकते हो नहीं, बोलते ही हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज सेल में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, जहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये आपके मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका GLUT1, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक होता है आपका GLUT2, तीसरा होता है आपका GLUT3 और फोर्थ होता है आपका GLUT4। तो 4 टाइप्स के आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। और ये 4 टाइप्स के क्यों होते हैं? इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब ये अलग अलग टाइप की सेल्स पे अलग अलग टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो GLUT1 होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स में, ठीक है, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GLUT2 जो होता है वो आता है आपका लिवर एंड बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, ठीक है। GLUT3 जो होता है वो होता है आपका न्यूरोनल सेल्स में, और GLUT4 जो होता है वो आता है आपका मसल सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो GLUT होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उसकी हेल्प से ग्लूकोज एंटर करता है आपका सेल में, ठीक है, सेल में आ गया। तो अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना ब्लैक डॉट से, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आपने जब सेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और मेसोसोम्स, न्यूक्लियस, है ना, गोल्गी बॉडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम उसी ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जो चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंटर हो गया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, ठीक है। एक बार जब सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाता है तो क्या होता है? उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, जैसे कि आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। ग्लाइकोलिसिस के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है सब कुछ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको छोटी छोटी याद रखनी है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होता है। यहाँ से भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पायरुवेट बना आपका साइटोप्लाज्म में, उसके बाद पायरुवेट साइटोप्लाज्म से आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये देखो, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है इसके आउटसाइड में। तो डबल मेम्ब्रेन में आपका ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। तो ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये है कि आपका खाली स्पेस क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, पायरुवेट कहाँ आ चुका है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है, मतलब दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अंदर आ गया है, ठीक है। आया कैसे? ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट ट्रांसलोकेज। ये क्या है आपका? पायरुवेट
ट्रांसलोकेज, ठीक है। तो पायरूवेट ट्रांसलोकेशन की हेल्प से, पायरूवेट ट्रांसलोकेज की हेल्प से ये आपका पायरूवेट एंटर कर गया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब इस पायरूवेट का क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जो कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के, वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वरना ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस की हैं। तो पार्ट 3 में हमने पीडीएच कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की हेल्प से पायरूवेट कन्वर्ट्स इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका एंटर करता है टीसीए साइकिल में, ठीक है, टीसीए साइकिल में चला गया। अब टीसीए साइकिल से क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती है, आपने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म पार्ट 3 में, क्या क्या रिलीज़ होती है, NADH, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP या GTP, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। फ्लो बन रहा है एक, है ना, फ्लो को तोड़ना मत, ध्यान से सुनते रहो। यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है, कहाँ से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच गई है अभी, टीसीए साइकिल के प्रोडक्ट्स तक। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, NADH, FADH2, CO2 और ATP। अभी हम यहाँ पे CO2 और ATP की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, NADH और FADH2 की। तो इनका क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि इनका होता है ऑक्सीडेशन, है ना। NADH और FADH2 का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, यहीं तो होगा। अब NADH FADH2 मिल गए हैं, अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अवेलेबल है। तो अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल से NADH और FADH2 बनने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, तो क्या होता है, इनका यहीं पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, NADH का और FADH2 का। ध्यान से देखिए, अब क्या होता है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोटीन्स लोकेटेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। उनको, उनका नाम भी अभी बताएंगे, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगी होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। यहाँ तक बात समझ में आई, वेरी गुड। अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ना, उसकी हेल्प से इस NADH का हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। ये एक आपका एंजाइम होता है, इसका नाम अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी बस इतना ही समझिए, ये एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है NADH का और कन्वर्ट हो जाता है किस में, NAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है, गुड। तो ये NAD पॉजिटिव जो है, अब ये कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज़ नाउ रेडी अगेन टू गो इनटू द टीसीए साइकिल, है ना। ये वापस रीयूज़ हो सकता है ना, है ना। तो ये वापस रीयूज़ होने के लिए तैयार हो गया और दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब देखो, जब ये इसका NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD पॉजिटिव में, तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। तो देखो, ये जब ऑक्सीडेशन हो रहा है NADH का NAD पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स को मान लो अभी कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला गया, ठीक है। अभी इसके पास वापस आएंगे। अब देखो, यहाँ से FADH2 रिलीज़ हुआ था टीसीए साइकिल से, तो FADH2 को FAD पॉजिटिव में कौन कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, सेम वैसे ही, ठीक है। और रिलीज़ क्या होता है, FAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव। देखो, प्रोटॉन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं और इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म भी बन रहा है, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चले जाते हैं और प्रोटॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोटॉन्स रिलीज़ होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, FADH2 से निकला तो कॉम्प्लेक्स 2 ने और इससे निकला तो इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स 1 ने। यहाँ तक समझना है ये बात, गुड। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट करते हैं NADH और FADH2 से, इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है आगे, कैसे, कॉम्प्लेक्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, जो कि प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। समझ में आया। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अब फाइनली एक्सेप्टेड बाय
ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या करता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और बन रहा है क्या, कि हु इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, याद रखना, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग कोई भी ऑप्शन में कुछ भी हो, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ने फाइनली इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, समझ में आया। तो ये रहा, तो अभी क्या होता है, ऑक्सीजन इसने कर लिया है, और साथ ही साथ क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करके ये बना लेता है आपका H2O। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, समझ में आ रहा है। तो अब इस रिएक्शन पे वापस ध्यान देने की ज़रूरत है, एक बार सबको समझ आ जाएगा। NADH का ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनली पहुँचे ऑक्सीजन के पास, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पे क्या होता है, जब इसके पास ये पहुँचते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है ना, स्प्लिट हो जाता है, हाफ में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और हाफ में स्प्लिट होने के बाद ये हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है और बना लेता है वाटर, ठीक है। इसलिए इसका कंप्लीट रिएक्शन होगा आपका 1/2, ये हाफ में स्प्लिट हो जाता है। देखो बैलेंस करना होगा ना, यहाँ पे एक ही तो ऑक्सीजन है, तो ये हाफ में स्प्लिट हो जाता है जब ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते ही ये स्प्लिट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है और बना लेता है वाटर। तो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना आप, जो NADH है और जो FADH2 है, NADH और FADH2 जो होता है, ये क्या है बताया था, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। सबसे पहले किसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के पास होता है सबसे पहले स्टार्टिंग में, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, तब जाते हैं दूसरे के पास और फाइनली पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, NADH और FADH2 से, और फाइनली कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के पास। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से समझना कि इस रास्ते में, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सबसे कम एफिनिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, वेरी मिनिमम टेंडेंसी टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो किसकी होती है, NADH और FADH2 की। इनकी एफिनिटी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बहुत टेंडेंसी इनकी बहुत कम होती है कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रख सकें, ठीक है। जैसे ही ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास आते हैं जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेने की, है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाते हैं। तो हर एक दूसरा मॉलिक्यूल इस रास्ते में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रास्ते में, हर एक दूसरा मॉलिक्यूल का जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज होती है वो ज़्यादा होती है पहले वाले से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे बढ़ता रहता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से इलेक्ट्रॉन लिया था, तो कॉम्प्लेक्स 1 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी NADH से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आगे जो मॉलिक्यूल आया उसकी इससे ज़्यादा है, इसकी अगले वाले से ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ की पहले वाले से, थर्ड वाले से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इसलिए फाइनली इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच जाता है, ऑक्सीजन के पास। ये प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जब आपको ये सब समझ में आ गया है, अब हम इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में जा सकते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ सकते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी, क्योंकि एक स्टोरी आपके माइंड में बन चुकी है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म की स्टोरी हमेशा आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है, कि कहाँ से क्या हो रहा है। मतलब एक इमेज आप अपने माइंड में ड्रॉ करके रखिए, ठीक है, जैसे मैंने कर रखी है ना, कि सेल के बाहर ग्लूकोज है, सेल में एंटर किया विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अभी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में, फिर वो पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट ट्रांसलोकेज जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में, पायरुवेट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहाँ पे पायरुवेट से कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स,
और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है टी से साइकिल में, और ये सब अभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही हो रहा है। टी से साइकिल रिलीज़ करता है NADH, FADH2, CO2 और ATP। NADH और FADH2 का हो जाता है ऑक्सीडेशन, रिलीज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज़ होता है NAD पॉजिटिव, रिलीज होता है प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता है फाइनली ऑक्सीजन के पास। ये कहानी रखिए दिमाग में, अपने आप सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई ट्रिक्स व्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, हर एक स्टेप पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती जाती है। ठीक है, मतलब इससे जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे गए तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो गई, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे थोड़ी एनर्जी यहाँ रिलीज़ हो गई, थोड़ी एनर्जी स्टेप पर रिलीज़ हो गई, थोड़ी एनर्जी स्टेप पर रिलीज़ हो गई। तो ये जो थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, फ्री एनर्जी जो रिलीज़ होती है, ये एनर्जी यूटिलाइज़ करता है सेल। कहाँ पे करता है? ये जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, ये जो फ्री एनर्जी रिलीज हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हर एक स्टेप पे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उस फ्री एनर्जी को सेल यूटिलाइज करती है। जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसको भेजने के लिए कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट सेल करती रहती है। ठीक है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है आपके स्टेप्स पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है कि जब सेल सारा प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करने लग जाता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ग्रेडियंट के बारे में तो पढ़ा होगा ना। जब बहुत सारा हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पहुँच जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो क्या होगा क्या कि यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, जब बहुत सारा हाइड्रोजन आयन हर एक मतलब पहुँच जाएगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो यहाँ पे आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन का। ठीक है, और यहाँ पे आपका लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन का। नीचे समझ में आ रही है? तो ये क्या है? आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहलाता है ये। तो क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। समझ में आया ना क्यों? ठीक है, अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, तब एक और प्रोसेस होता है। कौन सा? बताया था, सेकंड स्टेप। कौन सा है? ध्यान से देखो, नाम नहीं लूँगा मैं, समझ जाओ। ये वाला स्टेप क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, समझ गए। केमी ऑस्मोसिस होगा। अब केमी ऑस्मोसिस कैसे होगा? क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स जमा हो रहे हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन्स बहुत सारे जमा होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रेडियंट बन रहे हैं। एक बन रहा है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, जो कि चार्ज की वजह से बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। जब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं तो दूसरी तरफ आप बोलते हो कि वो साइड नेगेटिव में है, ऐसा इमेजिन करते हो। तो ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है, और प्रोटॉन क्या है? आपका एक केमिकल भी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपका डेवलप हो चुका है, तो क्या होगा? यहाँ पे एक आप देख रहे हो एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको बोलते हो आप ATP सिंथेज। वो क्या करेगा कि जब बहुत सारा इधर हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? इधर से सारा का सारा प्रोटॉन्स वापस लेके आएगा आपका कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, वापस लेके आएगा, और फिर जब वापस लेके आएगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा? वो आपका बनाएगा ADP से कन्वर्ट करेगा ADP में। फटाफट ATP बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन्स जमा हो गया है। ये क्या करेगा? ATP सिंथेज आपका प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता रहेगा मैट्रिक्स में, और जब तक प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तब तक ATP बनाता रहेगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये NADH बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, एनर्जी हर स्टेप पे मिलती रहेगी, प्रोटॉन्स बाहर जाते रहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन्स जमा होते रहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता रहेगा, और ये क्या करेगा? ATP सिंथेज इधर से ट्रांसफ़र करता रहेगा और ATP बनती रहेगी। समझ में आया ना? गुड। तो ये स्टेप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गया है। आई एम श्योर समझ में आ गया आपको, है ना? मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है।
तो अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम तैयार हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, और इनके नाम क्या होते हैं, क्यों ये NADH को ऑक्सीडाइज़ करता है, क्यों कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को ऑक्सीडाइज़ करता है, और ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स को डिटेल में, है ना। तो हर एक कॉम्प्लेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स 1 से, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है। कॉम्प्लेक्स 1 होता है आपका NADH डिहाइड्रोजनेस, है ना। देखिए मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ही NADH का ऑक्सीडेशन होता है ना। ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रहा है ना, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH एंड ट्रांसफर्स टू यूबीक्विनोन। अब इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली इट पंप्स 4 प्रोटॉन्स आउट फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। मैंने बताया था ना कि हर एक स्टेप पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो फ्री एनर्जी के वजह से ही प्रोटॉन्स पंप हो जाते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो जब ये कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है NADH से, तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी होती है उसकी वजह से ये प्रोटॉन्स को पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और कितने प्रोटॉन्स को ध्यान रखना है आपको, 4 प्रोटॉन्स को ये पंप करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है NADH से और ट्रांसफ़र करता है यूबीक्विनोन को, ठीक है। अब यूबीक्विनोन क्या होता है, यूबीक्विनोन एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि हर एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल टू मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस पे ट्रांसफ़र होते हैं, जिस मॉलिक्यूल का, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है NADH से, आपका ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 पे, है ना। तो NADH का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोअर है, समझ रहे हो, और कॉम्प्लेक्स 1 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हायर है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो हर एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल पहले वाले से ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल NADH से ज़्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 पे आ गए, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है यूबीक्विनोन को। यूबीक्विनोन एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले ये होता है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, ये होता है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स 1 पे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी यूबीक्विनोन के पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी, याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स सेकंड को ट्रांसफ़र नहीं करता। ये एग्ज़ाम में कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 डू नॉट ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द NADH, इट डज़ नॉट ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है, समझ में आया, गुड। अब क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है किसको, अपना यूबीक्विनोन को, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और इसका काम होता है FADH2 को रिड्यूस करना, FADH2 को ऑक्सीडाइज करना, है ना, और कन्वर्ट करना FAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में। तो कॉम्प्लेक्स 1 करता है FADH2 को ऑक्सीडाइज, समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज़
इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। और ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल एंड फॉस्फोइनोल पाथवे, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। ये एंजाइम पहले भी आ चुका है, कहाँ पे, TCA साइकिल में, जब सक्सिनेट से सक्सिनाइल को एंजाइम में बनता है ना। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज TCA साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज TCA साइकिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं इसके नेक्स्ट चीज़ पे। अब क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स किससे एक्सेप्ट किया, ध्यान से देखिए, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, FADH2 को। तो FADH2 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था कॉम्प्लेक्स सेकंड ने, समझ में आया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र करता है यूबिक्विनोन को, समझ में आई चीज़। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी यूबिक्विनोन के ऊपर आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी यूबिक्विनोन के ऊपर आ रहा है। ये चीज़ समझ में आई, क्यों, क्योंकि यूबिक्विनोन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस मॉलिक्यूल से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू यूबिक्विनोन। दैट्स वाई यूबिक्विनोन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड। यहाँ तक समझ में आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को डायरेक्टली, समझ रहे हो आप। तो ये किसको ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड को। और जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया किसी और को, ये पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, जब कोई भी जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा उस टाइम पे वो होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो हो जाएगा रिड्यूस, समझ रहे हो। तो इसने जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, तो इसका रिडक्शन हो गया वापस यूबिक्विनोन में, समझ में। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है हर एक स्टेप पे, समझ में आ गया ना। क्यों, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने अपना मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कर दिया किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। अब इस पे अभी आते हैं, इससे पहले इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये क्या है। अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको बताई कि ये दो पाथवेज का पार्ट होता है, एक तो TCA साइकिल और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताई कि इसके पास फर्स्ट से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं आता, ठीक है। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट करता है, यूबिक्विनोन को, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बताई कि फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है यूबिक्विनोन से। 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि ध्यान से देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये क्या है, ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं है ना। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से होते हैं, जो दोनों ऊपर नीचे पूरा का पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब दोनों साइड ही एम्बेडेड होते हैं, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक जो प्रोटीन होगा आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक, वो होगा आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये देखो आप, ये तो इस वाले सरफेस को टच भी नहीं कर रहा, और इसलिए ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से कोई भी प्रोटॉन आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड। ये चीज़ क्लियर, गुड।
सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया है। कॉम्प्लेक्स सेकंड हैज़ लोअर रिडक्स पोटेंशियल देन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड यूबी क्यूनिन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्या बोलते हो आप? कॉम्प्लेक्स थर्ड को आप बोलोगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या और साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके, है ना। साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज क्यों बोलते हैं? इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज इसलिए बोलते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिया था? किससे लिया था? यूबिक्विनोन से लिया था। इसने दिस कॉम्प्लेक्स थर्ड एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोन। जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया साइटोक्रोम C को। ठीक है, साइटोक्रोम C को कर दिया। जब तक साइटोक्रोम C पे इलेक्ट्रॉन नहीं आया था इधर से, तब तक ये था ऑक्सीडाइज फॉर्म में, है ना, सॉरी रिड्यूस फॉर्म में था, है ना, रिड्यूस फॉर्म में था। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है ना। ये था रिड्यूस फॉर्म में। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, साइटोक्रोम C को। ठीक है, साइटोक्रोम C को दे दिया, इसीलिए इसको बोलते हो आप साइटोक्रोम रिडक्टेज। समझ रहे हो? साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम, जब साइटोक्रोम पे यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो उसका रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी चली गई, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, इसने क्या किया? इसका ऑक्सीडाइजेशन कर दिया। अब साइटोक्रोम C के पास आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C के बीच में होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है आपका साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, अब आते हैं आगे साइटोक्रोम। ठीक है, और साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ। इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस्ड यूबिक्विनिन। ठीक है, और दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम C को, तो यहाँ से भी आपके 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। देख रहे हो, 4 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ से भी 4 प्रोटॉन पंप हो रहे थे और यहाँ से भी 4 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब चलते हैं आगे। अब साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। ये है आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम क्या है आपके? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, इसके पास आने से पहले इसके बारे में जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो साइटोक्रोम C क्या होता है? साइटोक्रोम C होता है लूजली अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसका लोकेशन याद रखना, कभी कभी लोकेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, आप कंफ्यूज मत होना पहले वाले डायग्राम से। आप ऐसा मान के चलो कि ये पूरा बोर्ड जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये पूरा बोर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर होगा आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाला, ये है आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर वाला है, इसके बीच में जो स्पेस होता है ये जहाँ पे प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, ये होता है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ रहे हो? पहले वाले डायग्राम से रिलेट कर लेना, देख के बैक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है आपका? लूजली अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे लूजली अटैच्ड होता है, मतलब ये मोबाइल होता है, मूव कर सकता है इधर उधर। ठीक है, समझ रहे हो? गुड। अब क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। ऑक्सीडेज क्यों? क्योंकि जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी ऑक्सीडाइज्ड वाली प्रॉपर्टी चली गई, अब ये वापस रिड्यूस हो गया।
है ना, ये वापस रिड्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हाँ, तो क्या होता है, सॉरी, जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया साइटोक्रोम सी ने अपना कॉम्प्लेक्स 4 को, तो ये रिड्यूस हो गया, है ना, ये रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो गया तो क्या पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, जब इसने अपना ट्रांसपोर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन इसको, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ साइटोक्रोम सी है और कॉम्प्लेक्स 4 आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, ठीक है, गुड। अब चलते, अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स 4 होते हुए वापस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है फाइनली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक्सेप्ट कौन करता है, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो रिड्यूस हो जाता है आपके वाटर में, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब कि जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो सबसे ज़्यादा था, मतलब इससे पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे जिससे होकर ये इलेक्ट्रॉन आया है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, ऑक्सीजन का। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं तब यहाँ से प्रोटॉन पंप होता है, क्योंकि जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो सब प्रोटॉन्स पंप करते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये कितने प्रोटॉन पंप करेगा, सिर्फ 2, ठीक है, ये सिर्फ 2 प्रोटॉन पंप करेगा। कौन, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 कितने प्रोटॉन पंप करेगा, 2। अब आप यहाँ पे काउंट करो कि कितने प्रोटॉन पंप हो गए, ठीक है। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। जब एक NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जब एक NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, ठीक है। तो जब एक NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा यहाँ से, तो यहाँ से प्रोटॉन पंप हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन पंप यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप FADH2 को भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ, इससे आया यूबिक्यूनिन पे, ठीक है, फिर यूबिक्यूनिन ने ट्रांसफ़र किया इसको थर्ड को, थर्ड ने जैसे ही साइटोक्रोम सी को किया, यहाँ से फिर 4 प्रोटॉन पंप हो गए, ठीक है। फिर साइटोक्रोम ने सी ने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिए, और जैसे ही ट्रांसपोर्ट किए इधर से 2 प्रोटॉन और पंप हो गए। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि जब एक NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने प्रोटॉन्स पंप होते हैं, काउंट कर लो, 4, 4, 8 और 2, 10। कॉपी में नोट कर लेना कि एक NADH मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से आपके 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, 10 प्रोटॉन्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, मैं सिर्फ अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक FADH2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितने प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो जब FADH2 का पूछ रहा है तो आप इससे पहले की चीज़ भूल जाओ, भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए, याद रखना है, ठीक है। तो FADH2 से हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनिन को ट्रांसपोर्ट किया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसने इसको दिया, इसने किसको दिया, यहाँ। तो प्रोटॉन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोटॉन का पंप होना कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से हो रहा है, इससे पहले तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, और ये प्रोटॉन पंप करता नहीं है। तो अभी FADH2 से जब स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो प्रोटॉन पहली बार कॉम्प्लेक्स थर्ड पंप करता है, कितने, 4, फिर ये इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम सी पे, फिर आता है 4th पे, और यहाँ से प्रोटॉन कितने पंप होते हैं, 2। तो कितने पंप हो रहे हैं, 4 और 2, 6, ठीक है। तो एक FADH2, 1 FADH2 कितने प्रोटॉन पंप करता है, 6, ठीक है। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और कई दिन ढूंढोगे आप बुक्स में, तब भी जाके बहुत मुश्किल से मिलेगा। गूगल करोगे, बुक्स पढ़ोगे, फिर भी बहुत मुश्किल से मिलेगा और कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पानी पी लूँ बस। तो क्या होता है, आपको मैंने मेटाबॉलिज्म के पार्ट 3 में एक चीज़ बताई थी, क्या 1 FADH2 इज़ इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP बताई थी, और 1 NADH इज़ इक्वल टू 2.5 ATP। ठीक है, ऐसा क्यों? ये कैलकुलेशन आई कहाँ से? सोचा है कभी? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा। 1 NADH2 जो होता है आपका, 1 NADH जो होता है आपका, वो होता है आपका किसके इक्वलेंट 2.5 ATP, और 1 FADH2 जो होता है आपका, वो होता है आपका 1.5 ATP के इक्वलेंट। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? नहीं सोचा ना? कुछ ने सोचा होगा, ढूंढने की कोशिश भी हुई, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट मैं एक बार और बताता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या होता है कि एक ATP को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, चलो इस कंसेप्ट पे बस 2-4 मिनट बाद आता हूँ, तो वरना फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, अभी बताऊँगा 2.5 और 1.5 वाला सिस्टम। देखो अब क्या हो रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो चुका है ऑक्सीजन पे, और ये रिड्यूस हो चुका है वाटर में। ठीक है, अब इन सब के चक्कर में बहुत सारे प्रोटॉन्स कहाँ पहुँच गए? आपके इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में पहुँच गए, है ना। देखो 4 इधर, 4 इधर, 2 इधर, है ना। तो ये तो अभी 10 है, बहुत सारे प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोटॉन्स जमा हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटॉन जमा हो जाएंगे ना, प्रोटॉन्स भी जमा हो जाएंगे। प्रोटॉन जमा होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ का pH आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर का pH आपका बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में? मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये आपका मैट्रिक्स है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। भूले तो नहीं? क्या कह रहे, भूल गए? भूलना मत यार, ये मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जब बहुत सारे प्रोटॉन्स पंप हो गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका pH बढ़ गया। कितना? इसके कंपैरिजन में बढ़ गया। कितना? इसका अगर pH 7 है तो इसका हो गया pH में क्या हो रहा है, ये pH 8। इसका pH कितना हो गया? pH 8, pH 7 और pH 8। और आपको बता दूं कि जब एक pH का डिफरेंस आता है ना, तो जो प्रोटॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर pH 7 से pH 8 हुआ है, तो इधर जो प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है बताया था, इलेक्ट्रो और केमिकल। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि जब इधर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका चार्ज पॉजिटिव आ गया इस तरफ बहुत सारा। ठीक है, और यहाँ पे आपका चार्ज नेगेटिव आ गया। तो एक तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, दूसरा एक pH का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इधर pH ज़्यादा हो गया, इधर pH कम हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, एक्सर्ट करता है ना, डेवलप करता है एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एक फोर्स डेवलप हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं सारे के सारे, ये वापस आने की कोशिश करते हैं, वापस आना शुरू कर देते हैं तुम्हारे इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में। देखो यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहा है, यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहा है, यहाँ से किसके थ्रू, ये कुछ मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हो ATP सिंथेज। F0 F1 इन दोनों से मिलके बना होता है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या करता है, सारे के सारे प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में लेके आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, अब वापस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है ना।
वापस, क्योंकि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है, तो जितने प्रोटॉन्स बाहर गए थे वो सब वापस आने की कोशिश करेंगे, और जब वापस आएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, बन रही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है ये एटीपी सिंथेस क्या बनाने में, एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एटीपी बनने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या बनने लग जाती है, एटीपी। कब, जब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स को वापस लेके आता है किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये समझ में आया आपको, गुड। तो ये था, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी आ गया, और कैसे एटीपी बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी आ गया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया, जब NADH FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके कहाँ तक पहुँचा, ऑक्सीजन तक, और उसके पहुँचने में क्या हुआ कि प्रोटॉन्स पंप होते रहे, और उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। फिर सिस्टम को लगा यार ये तो मतलब दोनों की तरफ डिसबैलेंस हो गया, वापस इक्विलिब्रियम में लेके आओ। इक्विलिब्रियम के लाने के चक्कर में एटीपी सिंथेज ने सारे प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में लाना शुरू किया, और फिर क्या किया, उसी वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट हुई, उस एनर्जी को यूज़ करके उसने एटीपी बना डाला। तो ये था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, गुड। अब आते हैं कि एक NADH 2.5 ATP क्यों बनाता है, और एक FADH2 1.5 ATP क्यों बनाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है कि जो एक ATP बनने के लिए ना, एक ATP बनने के लिए आपके, इसको मैं हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्या होता है कि एक ATP बनने के लिए आपके कितने प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक ATP बनने के लिए आपके मिनिमम 4 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, समझ में आ रहा है। चलो यहीं पे दिखाते हैं, क्या होता है कि एक ATP को बनने के लिए आपके 4 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 4 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, जब हम NADH की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक NADH आपके कितने प्रोटॉन्स पंप करवा सकता है, 10 करवा सकता है ना। तो एक NADH आपके 10 प्रोटॉन्स पंप करवा सकता है, समझ में आ रहा है। तो 4 प्रोटॉन्स आपके एक ATP बना सकते हैं। तो भाई 10 प्रोटॉन्स आपके कितने ATP बनाएंगे, जोड़ लो बस, सिंपल है। कितने बनाएंगे, 8 प्रोटॉन से 2 ATP बन जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 प्रोटॉन्स बचेंगे, तो उससे हाफ ATP बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 ATP। तो एक NADH आपका कितने ATP बनाता है, 2.5 ATP। ठीक है, कैसा लगा ये कंसेप्ट बताना। ठीक है, उसके बाद सिंपल है FADH2 वाला। ठीक है, FADH2 कितने बनाएगा, बस आप खुद कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, कि एक FADH2 आपके कितने ATP बनाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो कितने प्रोटॉन्स पंप होंगे। ठीक है, कितने प्रोटॉन्स पंप होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और अगर आपको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं एक FADH2 से, तो आप ATP भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा बाद में आंसर इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो उससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है ना। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वरना लेक्चर का कोई फ़ायदा होना नहीं है ना। चलो, अब इसके बाद हम चल रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए, और वो क्या है, वो है अनकपलर्स और इनहिबिटर्स। वो आज का लास्ट होगा, उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म को रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक होता है आपका अनकपलर, ठीक, और दूसरा होता है आपका इनहिबिटर। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे।
चलो इस पे आने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो आपका ATP सिंथेज है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। F0 एक कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा एक सब यूनिट होता है F0 और दूसरा होता है F1। इसमें भी कई सारे सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ATP सिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ होती है, तो वो आपकी होती है कहाँ पे, F1 में, ठीक है। और इसका F0 FO नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये वाला जो सब यूनिट है वो सेंसिटिव है किससे, ओलिगोमाइसिन से। ओलिगोमाइसिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इसको, इसलिए इसको FO बोलते हैं या F0 भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अब आते हैं अनकपलर पे। अनकपलर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ATP सिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता रहता है। समझ में आ रहा है, मतलब ATP सिंथेसिस रुक जाती है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स अपना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, O2 तक पहुंच रहा है, लेकिन ATP सिंथेसिस नहीं हो रही। क्यों ऐसा, क्यों समझ कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ अनकपलिंग एजेंट्स होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, अभी उनके नाम भी बता दूंगा। तो वो अनकपलिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को और केमियोस्मोसिस को, दोनों को अनकपल कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और फॉर्मेशन ऑफ ATP को, दोनों को अनकपल कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपको यहीं तक है ना, यहीं तक है। तो मतलब यहाँ तक तो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये जो सीन है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब कोई अनकपलिंग एजेंट्स हैं जो कि इसको ATP सिंथेस को ब्लॉक कर रही है, सिर्फ ATP सिंथेस को, लेकिन पीछे का काम सारा चल रहा है, तो उनको बोलते हैं अनकपलिंग एजेंट्स, है ना। वो क्या, अनकपलिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ ATP विल बी ब्लॉक्ड बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल बी कंटिन्यू, ठीक है। तो कुछ अनकपलिंग एजेंट्स के नाम आपको मैं बता देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपका अमोनिया, लिखते जाइए कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती है कभी कभी, ठीक है। अमोनिया हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया DNP, डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 2,4-DNP बोलते हैं, 2,4-DNP, ठीक है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका थर्मोजेनिन, ठीक है, थर्मोजेनिन। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि थर्मोजेनिन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में, ठीक। चौथा जो आपका अनकपलर है वो है आपका FCCP, ठीक है, FCCP क्या है आपका, वो है आपका कार्बोनाइल साइनाइड, P ट्राईफ्लोरोमिथॉक्सी, फिनाइल हाइड्राजोन, ये आपका FCCP। तो ये 4 अनकपलर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक और है डाइकोमेरोल, ये 4-5 अनकपलर्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और ATP सिंथेसिस को अनकपल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इनहिबिटर्स के बारे में। तो वो इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं भाई, इनहिबिटर्स देखो, इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, वो है आपके, पहला इनहिबिटर जो है वो है आपका रोटेनॉन, ठीक है, रोटेनॉन, ठीक है। तो रोटेनॉन किसको इनहिबिट करता है, रोटेनॉन इनहिबिट करता है आपका इसको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, रोटेनॉन, ठीक है। दूसरा इनहिबिटर है वो आपका मेलोनेट, ये करता है कॉम्प्लेक्स
फर्स्ट को मेलोनेट करता है कॉम्प्लेक्स सेकंड को, ठीक है। और तीसरा है आपका एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन ये करता है आपका किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। चौथा जो है वो है आपका साइनाइड या अजाइड, दो हैं, साइनाइड या अजाइड, ये करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, ठीक है। और फिर है आपका ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन ये करता है आपका F0 ऑफ ATP सिंथेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसमें से आपके इन तीनों के लिए बता रहा हूँ आपको, इसके इनिशियल याद रख लिए ROMAN, तो ये हो गया आपका R रोमन याद रखिए, ठीक है। रोमन में रो से हो गया रोटेनॉन, M से हो गया मेलोनेट और N से हो गया एंटीमाइसिन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को करता है होता है साइनाइड या अजाइड, ठीक है। और ओलिगोमाइसिन वाला तो आपको याद रहेगा ही। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद PDH कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, जहाँ से पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना। फिर TC साइकिल बना, जहाँ पे एंटर क्या किया था एसिटाइल कोएंजाइम में, TC साइकिल में, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, FADH2 रिलीज़ हुआ, NADH रिलीज़ हुआ, ATP रिलीज़ हुआ, है ना। फिर हमने NADH की बात करी, FADH2 की बात करी, कैसे इनका ऑक्सीडेशन होता है ना। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, है ना। आज हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि 2 स्टेप्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस, है ना। दोनों का मतलब आपको अच्छे से समझाया सब कुछ। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है ना, कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, कपलर्स होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि CSIR के एग्ज़ाम में अराउंड 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत आसान सा एरिया है जहाँ से आप एक भी नंबर अपना गवा नहीं सकते, है ना। और अगर सही से पढ़ के जाएँ तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का पार्ट आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ख़त्म कर दी है ना। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पुरानी वीडियोस डाली है सीरीज़ में जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, है ना। तो फिर आएंगे अब नेक्स्ट कोई यूनिट लेके, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी में 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो है फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 और फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। आप उनको एक बार देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है। मैं उसके आगे से ही स्टार्ट करूँगा, है ना। तो हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, राइट। प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि प्लांट फिजियो का भी पार्ट है, तो हम वहाँ पे उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयार रहिए प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, और जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप टाइम नहीं बचा, नवंबर आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।